Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important questions of July 2018 education subject. So today I'm going to start part 10. So in the previous lessons, we have completed 45 questions and today's session is very important because all the questions we have regarding from the research aptitude. So question number 46, two variables x and y have a negative correlation coefficient of minus 0.48. हमने इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है. एंड द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस कॉमन टू बोथ द वेरिएबल्स विल बी, हमें क्या निकालना है, प्रोपोर्शन निकालना है वेरिएंस का दोनों वेरिएबल्स के बीच में. तो वेरिएबल क्या चीज होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द वेरिएबल. वेरिएबल वो होता है जो वेरी करता है, जो वेरिएबल्स आप अपने रिसर्च में लेते हैं. This is the simplest way of defining a variable. That means that is something that varies. A variable एक वो चीज है जिसे आप चेंज कर सकते हो, चेंजेबल होता है. वो क्वांटिटी that may have a number of different values. वो क्वांटिटी जिसको अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, जिसको आप चेंज कर सकते हो अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग. True, a variable is something that has at least two values. However, it is also important that the values of the variable be observable. जो भी variable आप ले रहे हैं अपने रिसर्च में वो observable होना चाहिए, जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, ताकि उस पर स्टडी करना आसान हो. It has more than one value and each value can be observed. एक से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए ताकि आप उसको ऑब्जर्व कर सके. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से समझते हैं. द आउटकम ऑफ थ्रोइंग डाइस इज अ वेरिएबल. जैसे आपका लूडो का जो डाइस होता है जिसको आप फेंकते हो, तो वो हर बार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उसके 6 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं. मतलब एक साइड आपका 4 होगा, एक साइड 2 होगा, इस तरह से होते हैं ना. उसके अंदर एक साइड 6 होता है, एक साइड 5 होता है. इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डाइस के बने हुए वो होते हैं, जिसके अंदर कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं. इस तरह से अलग अलग वैल्यूज होंगी. 6 कहीं पे 6 डॉट्स होते हैं, कहीं पे 4 डॉट्स होते हैं. सो ईच ऑफ विच कैन बी ऑब्जर्व. हम जो भी आएगा उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स आर मेजर्ड बाय कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट. जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होता है उसको हम किस चीज से मेजर करते हैं? उसको हम मेजर करते हैं कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट से. तो कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है? ये एक न्यूमेरिकल टर्म होती है जो कि शो करता है कि जो वेरिएबल्स आप ले रहे हैं उनके बीच में कितनी अच्छी स्ट्रेंथ है. उस स्ट्रेंथ को जानने के लिए, उनके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को जानने के लिए हम एक न्यूमेरिकल टर्म का यूज करते हैं जिसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं. और वो कहां तक रेंज है उसकी? -1 से 1 तक की रेंज होती है कोरिलेशन कोफिशिएंट की. और हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में भी, हमारे 3 तरह के कोरिलेशन होते हैं. फर्स्ट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड द नो कोरिलेशन. नो कोरिलेशन मतलब जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तब आपका नो कोरिलेशन होगा. जब आपका एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल भी उसके साथ इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस बोथ आर इंक्रीजेस. एक की वजह से दूसरा इंक्रीज हो रहा है तो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन होगा. जब एक इंक्रीज होगा और दूसरा डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो रहा है एक की वजह से, क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये डिक्रीज हो रहा है. दैट मींस when the value of one variable decreases with respect to another, दूसरे के रिस्पेक्ट में ये डिक्रीज हो रही है, एक इंक्रीज हो रहा है और एक डिक्रीज हो रहा है, तब आपका नेगेटिव कोरिलेशन होगा. अब हमारा क्वेश्चन था कि हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट जानना था. इफेक्ट साइज क्या होता है? एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है हमारा इफेक्ट साइज, मेजर करने के लिए स्ट्रेंथ, दोनों रिलेशनशिप वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को चेक करने के लिए. Hence, we can the strength of the relationship between x and y is sometimes expressed by the proportion of variance which is obtained by. हम किस तरह से obtain करते हैं proportion of variance? इन दोनों के coefficient को multiply करके by 100. दैट मीन्स हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या गिवन है? ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में गिवन था -0.48. प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर. ये हमारा आर है और ये हमारा आर स्क्वायर हो गया. दैट मीन्स हम फॉर्मूला क्या होगा? आर स्क्वायर इंटू 100 हमारा फॉर्मूला है. आर स्क्वायर हमारे पास 0.48 है. जब हम 0.48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2304. फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तब ये हो जाएगा हमारा 23.04%. ठीक है, हमारा आंसर आ गया 23.04%. फिर क्योंकि आर स्क्वायर है, फिर हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज आई है हमारे पास. फिर हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर, हम इसे डिवाइड करेंगे 23.04 इंटू 100 अपॉन 100, 100 से 100 कर जाएगा तो हमारा, सॉरी मैंने क्या किया, 23.04% था ना. जब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारी
वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी, 0.23 आ जाएगी, परसेंटेज हट जाएगी। ठीक है ना। तो हमारा आंसर आ जाएगा, आर स्क्वायर जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो कितना आ जाएगा, 0.23। तो ये भी गिवन था कि इसमें यही चीज इसमें लिखी हुई है कि स्ट्रेंथ चेक करते हैं हम लोग, पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव क्या होता है, ये चीज इस पेज के अंदर लिखी हुई है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ये डिफरेंट तरीके से। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0.23। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। देखो एक तो बहुत सिंपल सी चीज है कि आप ऐसे याद कर लो कि जब आपका पॉजिटिव स्क्यूड होगा तो आपका टेस्ट डिफिकल्ट होगा, जब आपका नेगेटिव स्क्यूड होगा तो आपका टेस्ट इजी होगा। लेकिन एक चीज ये भी कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो हमारा नेगेटिवली स्क्यूड होता है तब हमारा कर्व कैसा होता है, लेफ्ट स्क्यूड होता है। दैट मीन्स की जो स्क्यूनेस है ना, स्क्यूनेस जो उसकी टेल है, लेफ्ट टेल, इसमें क्या होता है, आपका जो मीडियन होता है वो बड़ा होता है नेगेटिव स्क्यूड में। नेगेटिव स्क्यूड में हमारा लेफ्ट स्क्यूड हमारा ये ग्राफ होता है और ये लेफ्ट टेल्ड होता है, इसके अंदर मीडियन ज्यादा होता है मीन से। जब हमारा नेगेटिवली स्क्यूड होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा टेस्ट है, जो आप टेस्ट ले रहे हो लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, इसका मतलब ये होता है, दिस मींस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हाई स्कोर्स। मतलब क्या था, बच्चों ने बहुत अच्छा हाई स्कोर किया है, हु स्कोर्ड अबव एवरेज, एंड देयर इज अ वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड वेरी लो मार्क्स। दैट मींस कि आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत इजी था, बच्चों के बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कम मार्क्स आए हैं, बाकी जो एवरेज से अबव का जो आपका ग्राफ गया है, इसका मतलब है कि बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं। दैट मींस आपका नेगेटिव स्क्यूड कर्व था, आपका टेस्ट जो था वो इजी था। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि आपका जो टेस्ट था वो इजी था। दैट मींस देयर आर वेरी फ्यू वीक स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लो मार्क्स, एंड दीज स्टूडेंट्स कैन बी कंसिडर्ड आउटलायर्स एज दे आर नॉट फ्लोइंग द जनरल ट्रेंड। क्योंकि जो जनरल ट्रेंड था तो उसमें बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, इससे हमारे ये पता चलता है। और जब हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो जस्ट अपोजिट, दैट मींस आपका जो ये टेल है वो राइट साइड पे है, राइट साइड पे, और मीडियन जो होगा वो कम होगा मीन से, राइट साइड पे स्क्यूनेस ज्यादा होगी, टेल जो होगी इसकी ज्यादा होगी, हाई होगी। और इसे हम ये कंक्लूड करते हैं पॉजिटिवली स्कोर में जो आपका टेस्ट होगा वो डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट हुआ तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, दैट मीन्स बहुत कम बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे आए हैं, बाकी जो एवरेज से ज्यादा बच्चे थे उनके मार्क्स कम की तरफ आए हैं। तो ये चीज आपको पूरी पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने पूरा कंसेप्ट यहाँ पे दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो नेगेटिवली स्क्यूड में हमारा जो टेस्ट होगा वो बहुत इजी होगा और बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, मैक्सिमम बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे। पॉजिटिवली स्क्यूड में टेस्ट डिफिकल्ट होगा, कम बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे, एवरेज आपका स्कोर रहेगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन, अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट इंश्योर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ अ पॉपुलेशन इज टेक्निकली कॉल्ड। दैट मींस आपका सैंपल जो है मेथड का, उसके अंदर आपने क्या किया, प्रोपोर्शंस बना दिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस बना दिए, सेक्शंस बना दी पॉपुलेशन के। दैट मींस आपने जेंडर के बेस पे सिलेक्शन वो कर दिया, आपने कुछ एज पे बना दिए ग्रुप, आपने होमोजीनियस ग्रुप्स बना दिए, आपने एक जेंडर, दैट मींस आपने सारी फीमेल ले ली, आपने सारे मतलब आपने सिर्फ बिलो 30 के लिए लोग, बिलो 30 वाली लोग ले लिए, सारे फीमेल्स ले लिया आपने, एक ही रेस के लोग ले लिए, एक साइड का आपने डिसाइड कर लिया एरिया, दैट मींस आपने खाली यूपी के लोग ले लिए। तो आपने पूरे स्ट्रेटास बना लिए, होमोजीनियस सब ग्रुप्स आपने बना लिए, आपने स्ट्रेटास बना लिए। तो इस तरह की सैम्पलिंग को हम कौन सी सैम्पलिंग बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बोलते हैं, विच इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मैं इसको डिटेल में पढ़ा देती हूँ ताकि, क्योंकि इससे हर साल आपका क्वेश्चन आता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम 5 तरह की सैम्पलिंग पढ़ते हैं, विच इज सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जिसके अंदर हम स्ट्रेटास बनाते हैं। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जिसके अंदर हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करते हैं, दैट मींस आपके पास 50 स्टूडेंट्स हैं और आपने ये चीज डिसाइड कर ली कि हर 5 स्टूडेंट के बाद हम मतलब हर 4 बच्चों के बाद हम जो 5th स्टूडेंट होगा उसका सैंपल लेंगे। दैट मींस आपने पहला 5th रोल नंबर वाले बच्चे को ले लिया, उसके बाद आपने 10th वाले को ले लिया, उसके बाद आपने 15th वाले को ले लिया, उसके बाद आपने 20 वाले को लिया। तो आपने एक सिस्टमैटिक ग्रुपिंग कर, मतलब सिस्टमैटिक आपने सिलेक्ट कर लिया, तो आपका रेंडमली सब चीजें सिलेक्ट होती चली गई आगे। तो ये आपका सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम लॉटरी मेथड देते हैं, बहुत सारी आपने स्लिप्स बना ली, उसमें से जो स्लिप आपके पास आई आपने उस बच्चे को सिलेक्ट कर लिया। तो सैम्पलिंग मेथड में हम डिफरेंट डिफरेंट सैम्पलिंग्स होती है जिसके अंदर हम ये सब चीजें लेते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग जिसके अंदर आपने क्लस्टर्स बना ली। स्टार्टर में तो हम एक होमोजीनियस ग्रुप बनाते हैं, इसके अंदर हमारा हिट्रोजीनियस ग्रुप होगा, दैट मीन्स आप मेल फीमेल दोनों ले लोगे, हेट्रोजीनियस ग्रुप्स होते हैं इसके अंदर। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में आपके होमोजीनियस ग्रुप्स होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है हमारा।
अब आती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आती है आपकी पर्पजिव सैम्पलिंग, जिसे आप पर्पसफुली करते हैं, कोई पर्पस होता है जिसके बेसिस पे आप सैम्पलिंग करते हैं। नेक्स्ट आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसके अंदर हम नेटवर्क के थ्रू सैम्पलिंग करते हैं। एक बंदे को बोलेंगे, उसे बोलेंगे आगे जाके तुम ये इन्फॉर्मेशन 2 बंदों को और दो, उन बंदों को बोलेंगे कि आगे जाके आप इन्फॉर्मेशन 2 बंदों को और दो। तो इस तरह से आपका नेटवर्क होता चला जाता है। कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये सब सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, जो चीज आपको कन्वीनियंस से मिल जाए आपको सैंपल। तो ये सब चीजें हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ये आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में भी आया था। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मैंने आपको समझा दिया है। जब आप पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं अलग अलग स्ट्रेटाज में, सब ग्रुप्स में, सैम्पलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपका सैंपल इजिली सिलेक्ट हो जाए। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये ऑप्शंस में थे इसलिए मैंने इन्हें अच्छे से किया है। ऑल द पॉपुलेशन इज अरेंज इन सीरियल ऑर्डर फ्रॉम 1 to n, आपने सीरियल ऑर्डर कर लिया, फिर आपने एक इंटरवल के बेसिस पे अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल, तो अगर आपने हर 5th नंबर का बंदा लिया है, तो आपका अपने आप ही फिफ्थ हर 5 बंदों, 4 बंदों के बाद जो 5वां नंबर होगा उसको आप सिलेक्ट करते चले जाएंगे। Any number is selected at random from the first sampling interval and the subsequent samples are selected. आपने पहले सिलेक्ट कर लिया कि हम हर 4 बंदों के बाद 5वां बंदा लेंगे, तो चीज अपने आप आगे डिसाइड होती चली गई। कोटा सैम्पलिंग एक स्पेशल टाइप की स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है। इस मेथड के अंदर हम पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाइड करते हैं कुछ बेसिस पे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे। आफ्टर दिस द नंबर ऑफ सैंपल यूनिट्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रेटम, आप एक एक सैंपल, एक एक उससे स्ट्रेटम से सिलेक्ट करते हैं एडवांस में। जैसे कोटा, इस नंबर को आप कोटा बोलते हैं, जो कि फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेसिस पे आप फिक्स कर लेंगे, इनकम के बेस पे ले लेंगे, अपने डिफरेंट डिफरेंट और स्टेटस बना लेंगे, आप ग्रुप्स ले लेंगे, जेंडर ले लेंगे, किसकी क्या ऑक्यूपेशन है उसके बेसिस पे आप अलग अलग तरीके से बना लेंगे। तो जब आप इतना स्ट्रांगली सिलेक्ट करेंगे तो एक स्पेशल टाइप की स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो जाती है आपकी। The investigator usually apply their judgment in choice of sample and try to complete quota assigned from each stratum. इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो ऑलरेडी ये रिसर्च कर रहा होता है, वो इसके अंदर अपना जजमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक एक के इस उम्र के लोग हैं, इतनी इनकम करते हैं, इस जेंडर के बंदे हैं, तो एक पूरा कोटा साइन किया जाता है एक स्ट्रेटम पे कि आपको क्या चीज डिसाइड करनी है। पूरे पूरे स्ट्रेटास के ऊपर आप अच्छे से सैम्पलिंग कर सकते हैं, सैम्पलिंग करके आप अपनी पॉपुलेशन को अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक वगैरह सब निकाल सकते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग, इसमें हम नेटवर्क के थ्रू सैंपल लेते हैं। By using networks, it is useful when the researcher know little about a group or organization to study contact with individuals will direct him to other group. एक ग्रुप से आप कांटेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे आप और ग्रुप्स बनाएं, तो इस तरह से आपका नेटवर्क बनता चला जाता है इसके अंदर। The selection of the study sample will be useful for communication aspect in making decision or in diffusion of knowledge to people. अगर आपको लोगों को कोई नॉलेज देनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, ये उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई डिसीजन आपको लेना है, उसमें आप लोगों की राय जान सकते हैं, परसेप्शंस को जान सकते हैं। स्नोबॉल सैम्पलिंग में इन सब चीजों का बहुत फायदा होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि इसमें मैंने सब चीजें समझा दी हैं एक शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका जो आंसर होगा हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होगा, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हम होमोजीनियस ग्रुप्स पे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटास बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ यू कैन से दैट इट्स एन इजी क्वेश्चन, क्योंकि आपकी नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। फॉर एस्टिमेटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मल्टीपल कोरिलेशन की, तो कौन सी कंडीशंस हैं जो इसके साथ मैच करेंगी, वो आपको बताना है। सो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स शुड कोरिलेट हाई विद द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो कोरिलेट करना चाहिए हाईली, किसके साथ? डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। और अगर आप सेकंड कंडीशन देखते हैं, तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है शुड कोरिलेट लो विद वन अनदर। आपको बताना है कि हाई के साथ कोरिलेट करेगा या लो के साथ कोरिलेट करेगा। तो मल्टीपल कोरिलेशन जो होती है वो आपकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, जो क्या करती है, वैल्यूज को प्रिडिक्ट करती है एक वेरिएबल से दूसरे अदर वेरिएबल्स के साथ ऑन द बेसिस ऑफ 2 or more वेरिएबल्स। The correlation between the variables values and the best predictions that can be computed linearly from the predictive variables. हमें मल्टीपल कोरिलेशन से क्या फायदा होता है कि हम वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स से या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स की। जनरली जो कोफिशिएंट होता है मल्टीपल कोरिलेशन का, उसकी वैल्यू कहाँ लाई करती है? 0.0 से 1 तक। अ हायर वैल्यू इंडिकेट्स हाई प्रिडिक्टेबिलिटी। जितनी हाई वैल्यू होगी उतनी हाई प्रेडिक्शंस होगी आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। तो आंसर क्या होता है हमारा? विद द वैल्यू ऑफ 1 इंडिकेटिंग दैट द प्रेडिक्शंस आर एग्जैक्टली करेक्ट। जितनी वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी उतनी ज्यादा अच्छे प्रेडिक्शंस होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। सो हमारा आंसर हो जाएगा
फर्स्ट कंडीशन बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड कोरिलेट हाई विद द डिपेंडेंट वेरिएबल. अगर 1 होगा तो दैट मीन्स कि आपकी हाईली प्रेडिक्शंस हैं. तो इसलिए हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो मेट होनी चाहिए. और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपके पास इक्विवेलेंट सैंपल्स हैं, रिसर्चर ने ऑब्टेन किया सिग्निफिकेंट कोरिलेशन 95 टाइम्स. कितने में से 100 ट्रायल्स उसने किया अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसमें उसने 95 टाइम्स निकाला है 100 ट्रायल से. सो अब उसको बताना है दैट ही शी डिसाइडेड टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. दैट मींस अल्फा लेवल कितना होगा. हम जानते हैं जब हमारा टाइप 1 एरर होता है तब हमारा अल्फा लेवल होता है. जब हमारा टाइप 2 एरर होता है दैट मींस जब हमारी जो डिसीजन होगा वो फॉल्स होगा और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, तब हमारा टाइप 2 एरर होता है व्हिच इज बीटा. पढ़ लेते हैं हम इसको. जो टाइप 1 एरर होता है वो करेस्पॉन्ड करता है रिजेक्टिंग को, नल हाइपोथेसिस को, जो कि हमेशा ट्रू होती है और राइट होती है और रिजेक्ट होती है. और जो टाइप 2 एरर होता है वो कब करेस्पॉन्ड करता है, जब आपकी एक्सेप्ट होती है नल हाइपोथेसिस. दैट मींस आपका एचओ जो था फॉल्स था. अब इसमें हमारी 4 तरह की पॉसिबिलिटीज हम पढ़ते हैं. हम जानते हैं, हम ये तो चीज बहुत अच्छे से जानते हैं ना, ये तो मैंने आपको कई बार क्लास में पढ़ाया है कि जो हमारा टाइप 1 एरर है दैट मींस राइट एंड रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. And if we have type 2 error, that means false and accept null hypothesis. अब इसको हम इसी चीज को मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रही हूँ. अब नल हाइपोथेसिस अगर आपकी ट्रू होगी और टेस्ट आपका रिजेक्ट होगा तो आपका टाइप 1 एरर होगा. दैट मींस प्रोबेबिलिटी क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर वो हमारा अल्फा होगा, which is the level of significance you set for your hypothesis test. क्योंकि हमारा टाइप 1 एरर होगा तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, अल्फा होगी. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमने सेट किया था वो हमारी अल्फा होगी. अगर हमारा टाइप 2 एरर है दैट मींस हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और हमारा टेस्ट एक्सेप्ट हम कर रहे हैं. That means the probability of making a type 2 error is beta, which depends किसके ऊपर, power of the test के ऊपर डिपेंड करती है हमारी. The null hypothesis हमारी true होगी, test accept होगा, that means correct decision है, type 1 error. The null hypothesis हमारी false है और test ने reject कर दिया तो हमारा decision correct होगा. यहाँ आप देख रहे हैं ऐसा नहीं कि सब चीजें सेम है, यहाँ डिफरेंट है. null hypothesis true होगी तब हमारा टेस्ट एक्सेप्ट होगा तो हमारा करेक्ट डिसीजन होगा. जब हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगी और टेस्ट रिजेक्ट हो गया, क्योंकि फॉल्स थी इसलिए रिजेक्ट किया, ट्रू थी इसलिए एक्सेप्ट किया, तब हमारा करेक्ट डिसीजन होते हैं. लेकिन यहाँ पे जब हमारी एरर्स होती हैं तो यहाँ अपोजिट होता है. जब टाइप 1 एरर होता है हमारा ट्रू होता है नल हाइपोथेसिस, लेकिन हम इसे रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए हमारी टाइप 1 एरर आती है. आपको समझ में आ रहा है ना जो चीजें मैंने लिखी है, इसको आप एक बार सुकून से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा. सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, मेजरेबल डिफरेंसेस जिसको आप मेजर कर सकते हैं. अब क्वेश्चन क्या था हमारा एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया गया, 100 टाइम्स, और उसका सिग्निफिकेंट डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 95 टाइम्स. दैट मींस प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है टाइप 1 एरर की. अब प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, हमें अल्फा लेवल फाउंड करना है. तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम. अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है टाइप 1 एरर की तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ केसेस एंड द नंबर ऑफ केसेस इन फेवर ऑफ टाइप 1 एरर कितने निकल के आने जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है. सिग्निफिकेंट जो टाइम निकल के आया था वो तो 95 था. जो सिग्निफिकेंट नहीं है वो हम कैसे मालूम करेंगे, हमारा 100 टाइम्स हमने रिपीट किया था अपना एक्सपेरिमेंट 100, तो हम 100 से 95 को माइनस करेंगे, कितना डिफरेंस निकल के आता है, हमारा फेवरेबल आउटकम आता है हमारा 5. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 अपॉन 100 जब हम करते हैं, टोटल हमारा एक्सपेरिमेंट डन हुआ था 500 टाइम्स, तो अब हमारा ये निकल के कितना आ गया, 1 के ऊपर पॉइंट आ जाता है, दैट मींस 0.05. तो अब हमारा जो प्रोबेबिलिटी अल्फा लेवल कितना निकल के आ गया, 0.05. इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं. तो अब हमारा कितना निकल के आ गया, 0.05, which is your answer. And this is our last question for today's class. And thank you for your attention, friends. Stay blessed and enjoy learning. और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. So thank you, friends. See you soon with the next video.